नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे सनातन पर हो रही बहस पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में थे, जहां उन्होंने सनातन का जिक्र करते हुए इंडिया अलायंस का जिक्र करते हुए सनातन धर्म का जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के नेता सनातन को खत्म करना चाहते हैं, हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है, संगठन की शक्ति से एकजुटता से मंसूबों को नाकाम करना है। चुनावी मौसम है, हर कोई जानता है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और राज्यों में भी चुनाव है और उसके बाद केंद्र में भी चुनाव है, जिसके लिए ये इंडिया अलायंस बना है। अब सनातन की बहस यहां से और आगे जाएगी और किस तरह से मोड़ लेगी, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे पीछे। संजीव जी, चुनावी मौसम है और सनातन की बहस हो रही है, इससे पहले हिंदू मुस्लिम की बहस होती रही है और इस देश में ऐसी कई बहसें चुनावी मौसम में शुरू हो जाती हैं। तो क्या सनातन की बहस उसी क्रम में आगे बढ़ रही है? देखिए, हमारे देश में हाल के दिनों में जितने भी चुनाव हुए हैं, ज़्यादातर चुनाव उसमें कई मुद्दों पर होते हैं, लेकिन एक मुद्दा हिंदू मुस्लिम का होता ही है और उस मुद्दे के आसरे कई जगहों पर सियासत हर चुनाव में होती है। ये एक प्रबल सच्चाई है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। और जब आप सनातन की बात कहते हैं तो ये शब्द मुझे पिछले कुछ दिनों से ही हिंदू धर्म के पर्यायवाची शब्द के रूप में सुनाई पड़ रहा है। अमूमन जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो सनातन शब्द का प्रयोग कम करते हैं। ये संस्कृत का शब्द है और हिंदू धर्म वाले अपने आप को हिंदू कहते हैं। सनातन कहने की जो परंपरा है, मुझे लगता है कि कुछ पिछले 2-4 महीने में जब से वो बागेश्वर धाम वाले बाबा सामने आए तो उन्होंने इस शब्द को बड़ा प्रचलित कर दिया। वैसे तो ये बहुत ही युग युगांतर से आने वाला शब्द है, लेकिन मैं प्रचलित होने की जो बात इसकी कह रहा हूँ वो है। अब ये दिक्कत ये आई कि 2 सितंबर को इसी महीने में उदयनिधि, जो स्टालिन के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के लड़के हैं और उदयनिधि केंद्र महामंत्री भी हैं तमिलनाडु में, तो उन्होंने एक सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में कोई भाग लिया, जहाँ उन्होंने ये कहा कि इसका विरोध ही नहीं करना है बल्कि इसे ख़त्म कर देना है सनातन को। और जैसे उन्होंने और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए कहा कि जैसे बीमारियों का विरोध नहीं किया जाता है, बीमारियों को ख़त्म कर दिया जाता है, तो वैसे इसको ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, ये तमिलनाडु में मुद्दा नहीं बना, इसलिए कि तमिलनाडु में एक परंपरा रही है कि वहाँ पर जो हिंदू धर्म और आस्था जो है उससे इतर एक द्रविड़ कज़गम की जो राजनीति है वो चल रही है और वो आप ये समझ लीजिए कि आज़ादी के पहले से चल रही है। DK, द्रविड़ कज़गम, और ये आपको शब्द हर पार्टी में मिल जाएगा। AIADMK, DMK, DK, ये आपको हर शब्द हर पार्टी में कहीं ना कहीं ये द्रविड़ कज़गम DK शब्द मिलता है, क्योंकि वहाँ पर रामास्वामी नायकर हुए थे, जस्टिस मूवमेंट उन्होंने चलाया था और वो ये कहते थे कि जो हिंदू समाज है उसमें जातीय व्यवस्था है और उसमें वो उससे इतर हम एक रूपता में विश्वास करते हैं और हमें ये छुआछूत वगैरह नहीं पसंद है। तो ये आंदोलन वहाँ चल रहा है। तो वो उस समुदाय में बोली गई बात, तमिल समाज में बोली गई बात, वो वहाँ के कंजम्पशन के लिए था, लेकिन उसे उत्तर भारत में ट्रैक्शन मिला। और ट्रैक्शन इसलिए मिला क्योंकि पहले तो छोटे स्तर पर 1-2 नेताओं ने बोला, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उसे डूंगरपुर की सभा में कोट करते हुए ज़बरदस्त तरीके से कहा कि ये सनातन को ख़त्म करने की कोशिश है, उसे बदनाम करने की कोशिश है और उसके उन्मूलन की बात कही जा रही है, ये हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। वहाँ से बात पकड़ने लगी चीज़ें और आप देखिए कि उसके बाद कई नेताओं ने सनातन पर, अब इंडिया अलायंस के लोगों को बड़ी दिक्कत होने लगी, क्योंकि आखिरकार DMK जिसमें स्टालिन हैं और
उदयनिधि हैं, वो तो इंडिया अलायंस की पार्टी है ना। तो अब वो वहाँ से आ गई कि भाई आप पोजीशन लीजिए, आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। और ये एक नई समस्या बन करके विपक्षी गठबंधन के सामने आ गई। और शायद यही वजह है कि चूंकि असहज है आज की तारीख में इंडिया अलायंस, क्या करे, स्टालिन का विरोध करे, समर्थन करे, क्या कहे कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, और अगर कहे तो फिर अपने ही सहयोगी को छोड़ दे, और अगर समर्थन करे उनकी बात का तो क्या हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ी हो जाए। तो एक नई समस्या बन करके ये सामने आ गई है। और कहा यही जा सकता है कि एक ऐसी बात कह दी उदयनिधि ने जिसने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, और आज उसी का परिणाम था। आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब वो मध्य प्रदेश पहुंचे तो उन्होंने अपने पहले ही भाषण में उन्होंने ये बात कह दी कि भाई सनातन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मोटे तौर पर अगर देखें तो उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर आए आसन्न खतरे को इंडिया अलायंस की प्राथमिकता से जोड़ दिया कि इंडिया अलायंस दरअसल ये करना चाहता है, यानी कि ले दे करके मामला फिर से धर्म पर आ गया। और धर्म पर आ गया है, चुनाव भी आने वाले हैं, तो चुनावी मौसम में किसका फ़ायदा किसका नुकसान ये भी देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। कौन नफ़े में रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अगर मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे को अब और लोग भी उठाएंगे, यानी कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो और प्रबलता के साथ इस चीज़ को अब रखने लगेंगे या फिर लगे हैं, तो चुनावी मौसम में ये क्या एक गलत स्टेप इंडिया अलायंस की तरफ से, उदयनिधि ने जो बयान दिया उसके बाद से जो सियासत हो रही वो नेगेटिव उसमें जा रही है इंडिया अलायंस के, देखा जाए तो। हिमांशु, मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, ये मुद्दा बहुत आगे चल पाएगा, मुझे नहीं लगता है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो ये दक्षिण से आया है, ये शिगुफा। हिंदू धर्म हमारे यहाँ 5000 साल पुराना धर्म है, और हिंदू धर्म के धर्मावलंबी इस देश में इतनी बड़ी संख्या में हैं। तो किसी के एक भाषण से हिंदू धर्म पर कोई, उसके प्रभाव पर कोई ख़तरा आ जाए, उसके मानने वाले जो हैं उसको मानेंगे ही, और उसका विरोध करने वाले विरोध करेंगे ही करेंगे। और सब जानते हैं कि समर्थन और विरोध में सियासत का एक तड़का लगा होता है। किसी ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया था कि मुगल आए, अंग्रेज़ आए और इतने साल गुजर गए, हज़ारों साल गुजर गए, जो चीज़ नहीं ख़त्म हुई उसको किसी के भाषण से ये कहना कि वो खतरे में है या ख़त्म हो जाएगी, ये अपने आप में बड़ा ही हास्यास्पद है। हाँ, ये तो पॉसिबल बहुत नहीं लगता है कि कोई आदमी कह दिया इसीलिए ख़त्म करने की साजिश रच, क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया अलायंस, वो इस देश में जो बहुसंख्यक धर्म है उसका विरोध करके तो चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं कर सकता है ना। तो इसीलिए ये बहुत पकड़ेगा जोर, ऐसा नहीं है, लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री, याद करें आप कि जून में जब आए थे और अमेरिका की यात्रा करके वो पहुँचे थे, स्टेट विजिट थी अमेरिका में, तो आए थे, तो उनकी पहली सभा फिर मध्य प्रदेश में ही लगी थी। जैसे इस बार G20 के बाद पहली सभा लगी मध्य प्रदेश के बीना में, उस प्रकार उस वक्त अमेरिका से लौटने के बाद जून में उनकी पहली सभा भोपाल में लगी, और वहाँ उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही थी। आपको याद होगा। हाँ। कहाँ है, चर्चा में है आज वो? उस वक्त तो यूं चर्चा में वो आया और प्रधानमंत्री ने बोल दिया अब तो ये मुद्दा हो गया 2024 के चुनाव का। लेकिन देखिए आज की तारीख में कोई चर्चा उस पर है ही नहीं। होता क्या है कि जब आप चुनाव की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आप अपने मुद्दे पकड़ते हैं। अपने मुद्दे पकड़ने की कोशिश आज प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो G20 हम अभी इतना बड़ा आयोजन करके आए हैं, या फिर जो हमारे विकास कार्य है, अभी कल ही उन्होंने उज्ज्वला 3.0 की घोषणा की है, फ्री गैस कनेक्शन इतने फिर से मिलने जा रहे हैं। इन सब के बावजूद भी जो कोर इश्यूज है उसकी ज़रूरत है, यानी कि जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो तो अपने साथ हैं ही, लेकिन जो हमारे कोर इश्यूज हैं मंदिर के, धर्म के, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। चुनाव जीतना है
और ये नेता उन मुद्दों को तभी छूता है और सारी ताकत तभी लगाता है जब उसे सामने में चैलेंज नजर आता है। तो प्रधानमंत्री ने निश्चित ही एक चुनौती देखी होगी जहां तक उनका फीडबैक होगा। यानी कि कमंडल की मध्य प्रदेश राजनीति में। किसी दूसरे स्वरूप में अब नजर आ रही है। देखिए, कमंडल को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ हमेशा रखा है और समय समय पर उसका तरीके से इस्तेमाल करती है जहां जरूरत पड़ती है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री को यह असेसमेंट जरूर हुआ होगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो कौन सा ऐसा मुद्दा पकड़ा जाए। अब देखिए, G20 क्या है कि जो गरीब ग्रामीण जनता है तो वो उसका अर्थ भी नहीं जानती है, और जो जानती है जनता उसके सामने महंगाई और बेरोजगारी की समस्या मुंहबाए खड़ी है। तो ये एक पैराडॉक्स है और इनके बीच प्रधानमंत्री को अपने ब्रांड इमेज को सेल करना है। तो जाहिर है कि एक पॉलिटिशियन के तौर पर उन्होंने हर मुद्दे के लिमिटेड इस्तेमाल की कोशिश की है। उन्होंने तुरंत यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ दिया जब पाया गया कि उसमें केवल एक धर्म विशेष के लोग ही नहीं बल्कि आदिवासियों का भी नुकसान हो जाएगा, कोर हिंदूज का भी नुकसान हो जाएगा। बहुत से अनसुलझे चीज़ अभी भी बचे हुए हैं, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला मैटर, तो उन्होंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। अब ये सनातन का चूँकि बहस चल रही है बात, तो उन्होंने अच्छा खासा 12 मिनट दिया कि भाई कैसे हिंदू धर्म के नुकसान करने वाले लोगों के जो विचार हैं उसके साथ डीएमके को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। तो ये क्षणिक मुद्दा है। तो ये एक मुद्दा के तौर पर ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा, इसकी संभावना कम है। इससे इम्प्रेस वही लोग होंगे जो ऑलरेडी बीजेपी के वोटर हैं। उनको बुरा लग रहा है, उनको ये बुरा लग रहा है कि आप हिंदू धर्म के उन्मूलन की बात करते हैं, आप कहते हैं ये ख़त्म हो जाएगा, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। आप जैसे बहुत आए ख़त्म करने वाले, वो लोग बहुत खुल करके इसका विरोध करेंगे और जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादातर वैसे इस विचार के लोग वोट करते हैं, तो वो वोट करते रहेंगे। नए वोट जो हैं वो क्या इस मुद्दे से आएंगे। मुझे लगता है आज की तारीख में जिस तरह से आज ही देखिए कि 6000 करोड़ के लाखों के योजनाएं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी भी डेवलपमेंटल इश्यूज को प्रश्रय दे रही है। वो कोशिश कर रही है बताने की कि वो केवल धर्म के सवाल पर वोट लेकर के राज करने के लिए नहीं जानी जाती है, वो आपके विकास के बारे में, आपकी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के बारे में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या दिक्कतें उसे दूर करने के सिलसिले से वो चाहती है। ये वैसे वो चुनाव जीती, ये बताना चाहती है। ये एक तड़का लगाया गया है और प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो सनातन ये जो डिबेट चल रहा था अभी तक भारतीय टीवी अखबारों में तो बहुत ज़्यादा नहीं, टीवी पे बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसे आज एक नई ऊर्जा मिल गई क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोल दिया। लेकिन फिर से कहूँगा, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता प्रधानमंत्री ने कहा उस वक्त तो वो खूब चर्चा में आ गया, लेकिन आज देखिए कहाँ है। लेकिन सनातन के अगर प्रयोगशाला के तौर पर संयोग प्रयोग अगर वहाँ पर किया जा रहा है तो फिर इंडिया अलायंस के लिए तो दिक्कत नज़र आती है। क्योंकि चलिए ठीक है, जिस राज्य के लिए, राज्य विशेष के लिए, या फिर वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे ने उस बात को कहा, मुख्यमंत्री ने उसका सपोर्ट भी किया, स्टालिन ने सपोर्ट भी किया, वहाँ के लिए तो ठीक हो सकता है। लेकिन जब आप हिंदी बेल्ट में आते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में तो इलेक्शन है, या फिर अभी राजस्थान में इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में भी जाइएगा, तो वहाँ पे कांग्रेस खास तौर पे अगर उसके सामने ये सवाल होता है कि आप उनके साथ हैं कि नहीं है, अब इंडिया अलायंस का तो वो हिस्सा है। और प्रधानमंत्री ने भी सिर्फ किसी पार्टी को लेकर या किसी व्यक्ति को लेकर नहीं बोला, सीधे इंडिया अलायंस बोला है। यानी कि ये जो पूरा अलायंस गठबंधन बना है, इसको ही टारगेट कर रहे हैं कि आप अपना रुख स्पष्ट करिए। अगर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो फिर उसके लिए क्या दिक्कत वाला है इलेक्शन में? नहीं, देखिए, इस बयान का तो सीधे मेनलाइन पार्टी जितनी है उन्होंने विरोध कर दिया है। जो उदय निधि ने कहा है, स्टालिन के लड़के ने, उसमें कांग्रेस ने भी विरोध कर दिया, ममता बनर्जी ने भी विरोध कर दिया, उद्धव ठाकरे ने भी विरोध कर दिया, जनता दल यूनाइटेड ने भी विरोध कर दिया। कोई भी इसके साथ सहमत नहीं है, क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म आज की तारीख में असंख्य करोड़ों हिंदुओं की आस्था है उस
हिंदू धर्म में, तो फिर आप धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचा करके केवल चुनावी फायदों के लिए क्या आप गेन करेंगे। आपने जैसा कहा तमिलनाडु में इसके फायदे हो सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में हमेशा से जो राजनीति रही है, ख़ास तौर पर पिछली सदी में, वो बस यही रही है कि कैसे वो जो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार आंदोलन, और पेरियार आंदोलन जो कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के खिलाफ था, जिसमें कि एक कास्ट सिस्टम है, जिसमें कि एक छुआछूत का उस दौर में था, आजकल तो नहीं है, जिसमें कि देवी देवता है, उन्होंने भगवान की सत्ता को ही मानने से इनकार कर दिया। और आप पाएंगे, अभी आपको याद होगा 2016 में जयललिता की मृत्यु हुई थी, तो उन्हें वो बॉर्न हिंदू थी, लेकिन उन्हें दफनाया गया, उनका दाह संस्कार नहीं हुआ था। करुणानिधि का दाह संस्कार नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग द्रविड़ और ये जो पेरियार के आइडिया को मानने वाले लोग हैं, तो उनका ये है कि भाई वो जो हिंदू धर्म की मान्यता है उसके खिलाफ हो जाते हैं। पर ये सब चीज़ें जो हैं उस राज्य विशेष के लिए पर्टिकुलर हैं। बहुत अच्छे से इस तरह की चीज़ों को भुना सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दक्षिण में फिलहाल उसका सूप बड़ा साफ चल रहा है। कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरला, कहीं पे उसका प्रभाव अभी है नहीं। तो वो दक्षिण में अगर अपनी बातों से किसी को आहत भी कर रही है तो उसे बहुत ज़्यादा अंतर उसको नहीं पड़ रहा है। कमोबेश ये भावना दक्षिण में बहुत जगहों पर है, तमिलनाडु की ही क्यों कहें, बहुत से और जगहों पर भी है ये। लेकिन उत्तर में आपने जैसा कहा, उत्तर में तो इसका असर है। पर इस मसले को मुख्य मसला मान करके लोग किसी को वोट दे देंगे या किसी को वोट नहीं देंगे, ऐसी स्थिति में देश फिलहाल, समाज फिलहाल नहीं है। जो लोगों से बातचीत होती है उनकी अपनी ज़रूरतें जो हैं वो ज़्यादा हावी हैं, यानी कि मुद्दा ज़्यादा हावी है। और मतलब इंडिया की ये कोशिश शायद यही है कि मोदी का चेहरा जब सामने आता है तो वो जाहिर है कि वो एक ऐसा प्रभाव बनाता है, उसको आप बहुत लोग कहते हैं कि वो निर्मित होता है, वो मैनेज्ड होता है, पर जो भी होता है, जो दिखता है, उसके सामने उस प्रभाव के साथ आने वाला इंडिया अलायंस के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन उसके पास मुद्दे हैं। और उस चेहरे के आगे अगर वो मुद्दा रखता है तो वो सचमुच लोगों में ये विश्वास पैदा कर सकता है। ये उपचुनाव के नतीजों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश जैसे जगह पर भी अगर कोई सीट विधानसभा की हार गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उसका अर्थ यही है कि अभी भी जनता बड़ी लॉजिक के साथ चीज़ों को तय करती है। तो मोदी जी के चेहरे के सामने ये मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोदी जी की अपनी पहचान जो है वो एक प्रखर हिंदुवादी नेता की रही है, जो विकासोन्मुखी है, जो विकासवाद की बातें भी करता है, पर उनकी जो प्रथम पहचान है। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि जो जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा भी है अयोध्या में रामलला की मूर्ति की, और उसके बाद फिर चुनाव में जाने का कार्यक्रम है, उससे मेरी व्यक्तिगत ये जानकारी है कि उससे खुद प्रधानमंत्री ये कहते चल रहे हैं लोगों को, उन्होंने एक आध बहुत ही कॉन्फिडेंट लोगों को कहा है ये कि आप उसे मुद्दा बना करके मत चलिए कि आपको वोट मिल जाएगा उससे। दरअसल कोई चीज संकल्प के तौर पर जब तक होती है ना, तब तक तो वो आपको एकत्रित करती है। मंदिर नहीं बना था, अब तो हो गया ना। उसी प्रकार कोई चीज नहीं होती है तो खुद प्रधानमंत्री ने आज ये बात बोली है। प्रधानमंत्री अगर इसको लगातार बोलते हैं तब तो हमें समझ में बात आएगी कि चलिए ये जो है उनका रेगुलर थीम हो गया है। पर अगर वो नहीं बोलते हैं तो ये हम समझेंगे कि पर्टिकुलर एक दिन के लिए उन्होंने जैसे यूसीसी के बारे में बोला था, कुछ वैसे ही उन्होंने बोला है। वो एक नए नैरेटिव को गढ़ रहे हैं, और वो नैरेटिव वो क्या होने जा रहा है अभी उसका रूप सामने नहीं आ रहा है, अभी नहीं आया है। कोई ना कोई नैरेटिव पर तो चुनाव होगा, चाहे वो राज्य विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, तो कोई नैरेटिव होगा। देश को उन्होंने आगे किया G20 के जरिए, ये भी है। आर्थिक दुश्वारियां हैं सामने वाले का पक्ष, ये भी है। महंगाई है, ये भी है। लेकिन ओबीसी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है, ये भी है।
तो इन सबके बीच में नैरेटिव क्या होने वाला है प्रधानमंत्री का, ये थोड़ा अभी अनक्लियर है। और ऐसे में ये मान लेना कि सनातन जो है वो मुद्दा होगा। हाँ, इंडिया अलायंस इस बात को लेकर के अपने आप को थोड़ी देर के लिए ढांढस दे सकता है कि देखो साहब, मैंने उनको वो जो विकासवाद की बात करते रहते थे उनको उनके मुद्दे से हटा करके उन्हें धार्मिक मुद्दे पर डाल दिया और ये हमारी जीत है। जो उनका सबसे स्ट्रांग मुद्दा है जिस पर वो समझते हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं, उनको अपने कोर इश्यूज पे जाना पड़ गया और यही हमारी जीत है। वो कह सकते हैं इस बात को, इस बात में वो हौसला ले सकते हैं। लेकिन अभी भी नैरेटिव तय नहीं है। मत मानकर चलिए कि सनातन ही वो इश्यू होगा जिस पर आने वाले दिनों में चुनाव होंगे। चलिए, सनातन नहीं होगा तो और कौन सा मुद्दा होगा जो चुनाव में जीत या हार तय करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन का जिक्र कर दिया है, इंडी अलायंस को लेकर जिक्र कर दिया है, उसे खत्म कर देगा, ऐसी बातें अगर कही हैं तो फिर कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये इंपैक्ट चुनाव तक कंटिन्यू रहेगा, ये फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या नजर आता है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।